हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे मॉडर्न फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में एक पार्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव समाप्त हो चुका है। अगला जो चैप्टर है वो है, आप 11वीं कक्षा में केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो। अगला जो चैप्टर है वो है परमाणु। क्या है भाई? परमाणु मतलब एटम, न कि आइटम। ठीक है, एटम। ठीक है, तो परमाणु या एटम अपने को पढ़ना है। इससे पूर्व आप 11वीं कक्षा में जो है एटम के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एटम में आपको पता है कि ये बीच वाला पोर्शन नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर सी बात है? ठीक है, तो इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है, बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिए। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट कवर करने हैं, पहला है थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का मॉडल जो मैं बताता जाता हूँ क्या क्या पढ़ना है अपने को। थॉमसन मॉडल, ठीक है। दूसरा, थॉमसन के बाद पढ़ना है रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा मॉडल? रदरफोर्ड मॉडल। तीसरा मॉडल जो है, या तीसरा है बोर मॉडल। किसका? बोर मॉडल। क्लियर? तो मेन ये 3 मॉडल अपने सिलेबस में है। क्लियर? थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल में देखो, इसके साथ बोर रदरफोर्ड का मॉडल, फिर इसके बाद रदरफोर्ड की मॉडल की कुछ कमियां हैं, तो वो बोर मॉडल और बोर मॉडल के कुछ कमियां हैं। वो बोर के 3 अभिग्रहित है, 3 नियम हैं। बोर के 3 अभिग्रहित है, वो भी पढ़ने हैं। अभिग्रहित कितने हैं भाई? 3 अभिग्रहित पढ़ने हैं। क्लियर? तो ये सारा का सारा आप केमिस्ट्री में पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो वो सारा का सारा वर्णन जो है इस चैप्टर में हम डिटेल में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से थॉमसन मॉडल, तो अपन चलते हैं, पहला टॉपिक पढ़ते हैं थॉमसन का मॉडल। तो प्यारे बच्चों, थॉमसन जो मॉडल है, सुनेगा, थॉमसन मॉडल जो है वो इस तरह से है। थॉमसन का मॉडल देखो, थॉमसन ने, सुनना, थॉमसन जो वैज्ञानिक है उन्होंने एग्जैक्टली परमाणु के बारे में नहीं बताया, एग्जैक्टली नहीं बताया, लेकिन उन्होंने शुरुआत करी, कुछ हद तक सही बताया, कुछ चीज बताई, चाहे एक चीज ही बताई हो, 100 में से एक चीज भी बताई हो, लेकिन बताई, शुरुआत की। इसलिए जब भी परमाणु चैप्टर पढ़ेंगे तो थॉमसन को जरूर याद किया जाएगा, थॉमसन के बारे में जरूर पढ़ा जाएगा, क्योंकि उसने शुरुआत तो की, कुछ भी एक पॉइंट से की हो, शुरुआत तो की, इसलिए थॉमसन मॉडल की चर्चा होते हैं। थॉमसन ने क्या बोला, सुनेगा, पहला इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसने कहा कि परमाणु, पहली चीज़ है, उदासीन होते हैं। इसका मतलब है जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे। पहली चीज़ इसने बताई, बहुत सही बताई। इसने बताया कि परमाणु जो है उदासीन होते हैं, बहुत है। उसने बोला कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक बिखरे होते हैं, बिखरे या छितरे होते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। तो परमाणु पूरा एक धनावेशित गोला है, उसमें जैसे दिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक, रैंडमली कहीं भी हो सकते हैं, छित्रित होते हैं। जैसे जैसे मतीरे में बीज, मतीरे में बीज, मतीरे में समझते हो ना, तरबूज, तरबूज लिख देता हूँ, तरबूज, जैसे तरबूज में बीज, जिस प्रकार तरबूज में बीज होते हैं, तो पूरा तरबूज यदि पॉजिटिवली आवेश माने तो इसके अंदर जो ये बीज है, ये जो बीज है, ये जो बीज है, ये किस में? ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा माना गया है। यादृच्छिक, रैंडमली, अपने को पता नहीं होंगे कहाँ। जैसे देखो, तरबूज काटा, कहीं भी बीज निकल सकता है,
तो उसी प्रकार इस मॉडल में थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, कोई फिक्स जगह नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी होगा, अंदर होगा, बीच में होगा, दाएं होगा, बाएं होगा, ऊपर होगा, सतह पे होगा, नीचे, सब जगह। क्लियर? तो इस प्रकार इसी के साथ थॉमसन ने अपने मॉडल की तुलना अपने वहाँ की एक प्रसिद्ध मिठाई प्लम पुडिंग से की, तो इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। पुडिंग एक तरह की मिठाई है जिसके अंदर प्लम मतलब कुछ विशेष प्रकार के ड्राई फ्रूट मान लो बिखरे रहते हैं, ठीक है। तो पुडिंग के ऊपर इस तरह की एक पुडिंग कोई मिठाई है, उसके ऊपर जैसे अपन मान के चलो कोई लड्डू बनाए, उसमें काजू डाल दिए, तो लड्डू जब बन जाएंगे तो काजू उस लड्डू के अंदर कहीं भी निकल सकता है। बात है समझ में? क्लियर? बचपन में तो क्या करते थे, लड्डू खिलाते थे तो उसमें से काजू निकाल खा लेते थे, लड्डू छोड़ देते थे। तो ये था थॉमसन का मॉडल। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए इस मॉडल को। इसके तीनों पॉइंट है कि इसने बताया कि परमाणु उदासीन होता है, सबसे बड़ी बात इसने यही बताई। तो इसीलिए जब भी परमाणु मॉडल पढ़ा जाता है तो सबसे पहले थॉमसन को याद किया जाता है भाई। और इसने बताया जैसे मतीरे में बीज होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन भी परमाणु में यादृच्छिक फैले हुए होते हैं। ये इसने बताया भाई, काम की चीज़ बताई है। अगला जो है थॉमसन मॉडल के बाद अगला जो पॉइंट है अपन पढ़ेंगे, आगे अपन पढ़ेंगे अगला एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ेंगे? रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा? रदरफोर्ड मॉडल। अगला कौन सा है? रदरफोर्ड मॉडल। तो थॉमसन के बाद, थॉमसन ने कुछ इतना ज़्यादा बताया नहीं, ठीक है। और थॉमसन के बाद ये थॉमसन ने जो ये मॉडल बताया, बेसिकली अगर देखें तो 1838 में बताया, लगभग 1838 में बताया। कितने में बताया? 1838 में। कितने में बताया? 1838 में, 1838, ठीक है। इतना इसके पॉइंट आप याद रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं है। क्लियर भाई? तो रदरफोर्ड मॉडल जो आता है, इसकी बात करें तो 1911 में रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट कह सकते हो जो इसके मार्गदर्शन में कहते हैं, गाइगर एंड मार्सडन ने ये प्रयोग किया। गाइगर एंड मार्सडन ने तो क्या प्रयोग किया? प्रयोग का कुछ सेटअप देखें तो इस तरह से एक लेड का एक बक्सा लिया जिसके अंदर ये जो उत्तेजित अवस्था में बिस्मिथ रखा। जब बिस्मिथ उत्तेजित अवस्था में है तो इसने बिस्मिथ ने क्या किया? अल्फा कण को एमिट करना शुरू किया। यहाँ पे अल्फा कण को एमिट करना शुरू किया। यहाँ पे दो ईंटों की दीवार भी लगा सकते हैं। ईंटों की दीवार क्या करेगी? जो अल्फा कण सीधे सीधे आ रहे हैं, जो अल्फा कण वो सीधे आए, कोई टेढ़ा आ रहा है तो उसको वहीं रोक दे, मतलब ये दीवार बना दे। क्लियर? और ये इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या है? ये पर्दा है। क्लियर? ये पर्दा है। इस पूरे पर्दे पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। क्या कर दिया? जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया, ठीक है। बीच में रख दी गोल्ड फॉइल, मतलब सोने की पन्नी। अब सोने की पन्नी ही क्यों रखी? दूसरी पन्नी रखते, ठीक है। तो सोने की पन्नी रखी, इसके दो कारण हैं। एक तो जेड जो है सोने का 79 है, मतलब यह क्या है? टक्कर के दौरान स्थायी रहेगा। टक्कर के दौरान क्या रहेगा? स्थायी रहेगा। मतलब अल्फा आएगा, अल्फा हल्का है, 79 वाला स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? तो जैसे टकराएगा तो ये क्या रहेगा? स्थायी रहेगा। तो जेड 79 है जो कि ज़्यादा है, इसलिए यह अल्फा कण के टक्कर के दौरान क्या रहेगा? स्थायी रहेगा। दूसरा, सोने की पतली पन्नी भी संभव है। सोने की पतली पन्नी बनाना भी संभव है। सोने की पॉलिश हो सकती है तो इससे पतली से पतली सोने की पन्नी भी बनाई जा सकती है। इसलिए अपन ने क्या किया? अपन ने सोने को यहाँ पे प्रेफर किया।
अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अल्फा कण क्या होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो थॉमसन मॉडल को सही नहीं मान के इन्होंने इस तरह का प्रयोग किया। ध्यान से देखिए, तो इस प्रयोग में क्या एक्सपेरिमेंट हुआ देखे, तो देखो अभी जिंक सल्फाइड का लेप जो किया, ये क्यों किया? पहले तो मैंने सोने की पन्नी क्यों ली, तो मैंने बता दिया भाई सोने की पतली पन्नी संभव है और उसका Z79 है, अतः वो स्थायी है। दूसरा मैंने बोला जिंक सल्फाइड का क्या किया, लेप किया अंदर की ओर। क्यों किया लेप, ये भी बता देता हूँ, ठीक है। और जिंक सल्फाइड के इधर मैंने लगा दिया माइक्रोस्कोप। क्या लगा दिया? माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप क्या है? घूर्णी माइक्रोस्कोप है जो घूम सकता है, तो ये पूरे में देख लेगा। क्लियर? अब प्यारे बच्चों सुनिए मेरी बात को ध्यान से। तो जिंक सल्फाइड कैसे है? मान के चलो कोई दीवार है, उस पर अपने पास एक बॉल है, साफ सुथरी बॉल है, दीवार पे मारे, जहाँ जहाँ दीवार पे जहाँ मारना था अपन ने बार बार बॉल को कैच किया, मारते गए। तो उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ कि दीवार जो है वो साफ सुथरी पड़ी रही, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा बॉल का, क्योंकि बॉल भी साफ थी, दीवार भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, इस दीवार पे पेंट कर दिया, इस दीवार पे पेंट कर दिया, और अब आपने क्या किया, इस पे बॉल मारने की कोशिश करी। ठीक है, तो जब पेंट किया हुआ है, जैसे लेप किया है इसके अंदर, तो क्या होगा, जैसे ही बॉल मारोगे ऐसे ऐसे स्पॉट बन जाएंगे दीवार पे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस जगह पे बॉल को ज़्यादा बार मारा गया है। ठीक है, ऐसे तो आप देख नहीं पाओगे। वैसे ही जब अल्फा कण यहाँ इससे टकराएगा, तो वैसे ही अल्फा कण बहुत छोटा पार्टिकल कैसे दिखेगा? दिखेगा ही नहीं। इसलिए क्या किया, जिंक सल्फाइड का अंदर की ओर लेप कर दिया। अब जिंक सल्फाइड का लेप करने से क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल अगर टकरा के पड़ा है कहीं पे, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, एक स्पॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक ऐसे स्पॉट बन जाएगा। तो अब वो स्पॉट जो है अपने को माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी से दिख जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? सूक्ष्मदर्शी से वो स्पॉट आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से ये प्रयोग किया रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने अपने दो स्टूडेंट थे गाइगर और मास्टर, उनके देख रेख में ये प्रयोग करवाया। तो इधर देखिए, साधारण सा है, बाकी आप किताब से पढ़ लेना, इतना कोई खास वो नहीं है। अब इसमें क्या है, प्रेक्षण, प्रयोग, प्रायोगिक के प्रेक्षण, और उसके आधार पे क्या निष्कर्ष। तो देखो क्या है, अधिकांश कण अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण, ठीक है, सीधे निकल गए, सीधे निकल गए। यदि अपन ने प्रेक्षण में क्या किया, मान को 10,000 अल्फा कण आपतित किए हैं, ठीक है, 10,000 अल्फा कण, तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा। दस हजार अल्फा कण आपतित के मान लो, तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। ठीक है, मुझे इधर लिखना है इसलिए मैंने ऐसे किया। दूसरा, कुछ कण
90 डिग्री से कम कोण पर कुछ कण न्यून कोण से विक्षेपित हुए। कुछ कण न्यून कोण से विक्षेपित हुए। ठीक है भाई, न्यून कोण मतलब क्या होता है? थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो कुछ कोण न्यून कोण से विक्षेपित हुए। तीसरा, बहुत कम कण अधिक कोण पर प्रक्षेपित होकर अधिक कोण से विचलित होकर पुनः लौट आए। अधिक कोण का मतलब है थीटा कितना? जिनका थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा था। तो 3 केस हो गए। अधिकांश सीधे निकल गए, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 0 अधिकांश का। कुछ कण जो है न्यून कोण पर विक्षेपित हुए, और बहुत कम कण अधिक कोण से विचलित होकर पुनः लौट आए। पुनः लौट आए मतलब देखो, कुछ कण तो सीधे चले गए, कुछ विक्षेपित हुए इधर, और कुछ वापस लौट आए। क्लियर? तो बिल्कुल छोटा सा गैप खुला है, वापस लौट आए तो यहाँ पे स्पॉट बनेगा, तो अपने को दिख जाएगा, स्पॉट से दिखेगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्पॉट थे, क्लियर, यहाँ कम स्पॉट थे, और यहाँ बहुत ज़्यादा कम स्पॉट थे। तो अगर संख्या के हिसाब से इसको देखें, तो मैं इसको संख्या के हिसाब से बताता हूँ आपको कि 10,000 थे, तो लगभग 9,000 तो सीधे निकल गए। कितने? 9,000। कितने? 9,000 सीधे निकल गए। 998 विचलित हुए, और 1-2 कण, कितने? 10,000 में से 1-2 कण वापस लौट आए। रेशियो देख लो, समझ में आ जाएगा। अगर 10,000 कणों की मैंने बात की, अल्फा कणों की बात की है, आपतित किए, तो 9,000 तो सीधे निकल गए। 998 जो कण है वो क्या हुए? विचलित हुए न्यून कोण से, और 1-2 कण अधिक कोण से विचलित हुए या पुनः लौट आए। लगभग इसको कुछ लोग 180 डिग्री भी बोलते हैं, तो 180 डिग्री से पुनः लौट आए, मान लो लगभग। क्लियर? तो ये तो प्रेक्षण थे। इसी प्रेक्षण के आधार पे निष्कर्ष जो अपन वो भी यहीं लिख देते हैं। निष्कर्ष क्या है सुनेगा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, अपने को मेन पॉइंट लिखना है जो परीक्षा में लिखने लायक है। बाकी थ्योरी आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। तो पहला प्रेक्षण है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है भाई? खाली है। दूसरा, कुछ कोण न्यून कोण पर विक्षेपित हुए। तो इसका मतलब है केंद्र पर धनावेशित केंद्रित रहता है, जिसका आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का है। और इसने इसको क्या कहा? रदरफोर्ड ने उसे नाभिक कहा। क्या कहा? नाभिक कहा। तो ये निष्कर्ष निकाले कि अधिकांश जो है परमाणु का भाग खाली है, और उसका जितना भी धनावेशित है वो एक केंद्र पर जो है केंद्रित रहता है। ये किसने बताया? रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाला, जिसमें गाइगर और मार्सडन 2 वैज्ञानिक थे जो इसके शिष्य थे मान लो, तो उन्होंने इसके बारे में बताया। इसके बाद ये आपको चित्र दिख ही रहा है। तो अधिकांश कण सीधे निकल गए, कुछ विचलित हुए और कुछ वापस लौट आए। तो रदरफोर्ड मॉडल में इसके बाद इसने क्या किया? ग्रहीय मॉडल से इसकी तुलना की, ग्रहीय मॉडल से। और इसने बताया कि परमाणु का जो आकार है, सुनिएगा, और नाभिक का आकार, इसमें संबंध क्या है देख लीजिए। तो परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर कोटि का है, और नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का है। तो दोनों में जो अंतर है आप देख सकते हो, 10⁵5 गुना का है। 10⁵5 गुना का मतलब कुछ इतना नहीं, इतना। क्लियर?
10 की घात 5 मतलब इतने गुने का फर्क है। आप देखिए, जो परमाणु अपने को दिखता नहीं है उसके, जो परमाणु अपने को दिखता नहीं है उसके, मतलब नग्न आंखों से नहीं दिखता, उसके आकार और उसके नाभिक के आकार में इतने गुना का फर्क है। बताओ, क्लियर? ठीक है। और इस छोटे से नाभिक के अंदर आपको पता है सारे कण रहते हैं। कौन कौन से कण? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो इसी नाभिक के अंदर वो बात की बात है, वो आगे देखेंगे। तो उसने बताया कि नाभिक है और सारा धनात्मक जो है वहीं पे। उसने बताया कि परमाणु और नाभिक को अगर समझना है तो ऐसे समझो कि एक बड़े स्टेडियम में, सुनना, उसने कहा, सुनिएगा, किसने कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि एक बड़े स्टेडियम के केंद्र पर, एक बड़े स्टेडियम जहाँ क्रिकेट खेलते हैं और हजारों लाखों लोग होते हैं, एक बड़े स्टेडियम के केंद्र पर एक मक्खी बैठी है, तो ये परमाणु है। मतलब परमाणु, वो पूरा स्टेडियम है जो है परमाणु है, और उसके केंद्र पे जो मक्खी बैठी है वो नाभिक है। बात आ रही समझ में? क्लियर? क्लियर है भाई? ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके साथ रदरफोर्ड ने ये कहा कि कुछ कण जो वापस आए हैं उस पे वो इस तरह से, मैंने मतलब रदरफोर्ड ने कहा कि जब कुछ कण वापस आए तो ऐसी घटना मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है कि उसने इस घटना की तुलना, जो वापस आए उस कण की घटना, उसने कहा कि एक कागज़ की पन्नी है, कागज़ की पन्नी है और उस पे अगर मैं तोप का गोला दाग दूं और तोप का गोला उस पन्नी से टकरा के वापस आ जाए, वैसी घटना ये मुझे लगी। सुनेगा, एक कागज की पन्नी है और उस पर तोप का गोला दागा जाता है और तोप का गोला उस कागज की पन्नी से टकरा के वापस आ जाता है। मतलब उसने कहा कि इतनी पतली पन्नी थी कि इससे कण टकरा के वापस आ जाए, मुझे लगा ही नहीं, लेकिन ऐसा हो गया। तो ये प्रेक्षण और निष्कर्ष, ये लगभग हर एक किताब में थोड़े अलग अलग रहते हैं, तो आपको ये प्रयोग समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। क्लियर? अब आपको पता है, ये आप इस चित्र में इस तरह से देख रहे हो, अल्फा कण है, कुछ सीधे जा रहे हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, कुछ 90 डिग्री से लेस में डेविएट हो रहे हैं और कुछ वापस आ रहे हैं जिसका थीटा इज ग्रेटर देन क्या है, 90 या 180 डिग्री बोल सकते हैं। तो ये प्रयोग अपन ने किया। अब यहाँ पे क्या होता है, सुनिएगा, मैं बताता हूँ, सुनिएगा। तो इसको एक बोलते हैं देखो, यहाँ पे मैं आपको कौन सा बताता हूँ, एक दूरी निकालते हैं। दूरी कैसे निकालेंगे? मैंने कहा ये z बराबर 79 का नाभिक है और इधर से अल्फा कण आया, अल्फा कण आया एक मोमेंट पे टकरा के वापस चला गया, मान के चलो। तो अगर ये अल्फा कण इधर से उधर गया तो मैंने इसको कुछ गतिज ऊर्जा दी थी। गतिज ऊर्जा मतलब ये गति करता करता गया और एक जगह पे रुका, अंदर तो घुसेगा नहीं, अंदर तो घुसेगा नहीं। तो ये पॉजिटिव था, अल्फा कण भी क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, जेड का नाभिक। तो जैसे ही अल्फा कण गया और यहाँ आया, मान के चलो, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव। तो प्रतिकर्षण हुआ तो आर दूरी पर आने पर, इससे कितनी, इन दोनों के केंद्रों के बीच की आर दूरी है, आर दूरी पर आने पर इसकी जो गतिज ऊर्जा थी पूरी की पूरी किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। गतिज ऊर्जा किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में। देखो, गतिज ऊर्जा थी, जा रहा था, जैसे ही अल्फा कण इसके नाभिक के पास आया और एक मोमेंट पर वो रुक गया। क्योंकि अगर कोई 180 डिग्री पे घूम के वापस आता है, सुनिएगा मेरी बात को, कोई भी 180 डिग्री 1 डिग्री घूम के आता है तो उसको कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। आपको बोले कि एक सीधी रोड पे जाओ, ठीक है, और स्पीड में जाओ और 180 डिग्री घूम के आ जाओ, तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं गाड़ी आपको रोकनी पड़ेगी, मोड़नी पड़ेगी, तभी आप आ पाओगे। बात है समझ में? 180 डिग्री से वापस आना है लगभग, तो 180 डिग्री से आने, ऐसे तो आप कोण ज़्यादा बना लोगे,
180 डिग्री जाके सीधा मोड़ के वापस आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं वेग जीरो होगा। वेग जीरो होगा तो सारी की सारी गतिज ऊर्जा किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में, k बराबर u। गतिज ऊर्जा किस में बदल गई भाई, स्थितिज ऊर्जा में। ये समझने की कोशिश करो भाई, इसको समझो भाई, इसमें दिमाग लगाओ। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कैसे बदली, ध्यान से देखिए। तो सीधी सी बात है, इस टॉपिक, इसको दूरी या अपन कह सकते हैं निकटतम पहुंच की दूरी, निकटतम पहुंच की दूरी, निकटतम पहुंच की मतलब अल्फा कण कितना निकट पहुंचा है। अब आपको अल्फा कण के बारे में भी बता दूं, तो अल्फा कण के बारे में एक बार एक नज़र वापस बता दूं। देखो बता देता हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है नाभिक के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन है। ये है हीलियम का नाभिक 2He4, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, टोटल 4 है। क्लियर। अब हुआ क्या, जब इससे, सुनना, ये उदासीन है हीलियम, लेकिन जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब क्या हो गया, 2He4 + 2 क्या हुआ, धनात्मक कण हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके जा चुके हैं। तो देखो पहले हीलियम था, उससे 2 इलेक्ट्रॉन जैसे गए, तो अब हीलियम का जो है वो सिर्फ नाभिक बचा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, ये इलेक्ट्रॉन चला गया और ये भी चला गया, तो अब सिर्फ क्या बचा, हीलियम का नाभिक। ये भी चला गया और ये भी चला गया, तो अब सिर्फ हीलियम का नाभिक बचा है। तो अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक। तो अल्फा कण क्या है, हीलियम का नाभिक जो है उसी को अल्फा कण कहते हैं बच्चों, याद रखना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका क्यू और वो भी बताया पिछले चैप्टर में आपको, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा तो k ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के लिए मैं सूत्र क्या रखूं, तो इसके लिए मैं पहले u निकालने की कोशिश करता हूं। पहले u निकालते हैं, u कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा R। आपको याद आ रहा होगा चैप्टर, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो Q1 अल्फा के लिए मानो, अल्फा में कितना आवेश होता है भाई, तो नाभिक है, और आपको पता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं अल्फा में। तो 2 प्रोटॉन है तो मैं इसको लिखूंगा 2e, 2 प्रोटॉन है 2e आवेश। क्लियर। यहाँ पे मान के चलो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड की जगह कुछ और होता तो Ze कह सकता हूँ आवेश भाई। जेड इसका अगर परमाणु क्रमांक है तो प्रोटॉन कितने होंगे, Ze। प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, ध्यान रखना, तो इसके पॉजिटिव इसके पॉजिटिव लेना, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r। तो अब मैं r को इधर भेज देता हूँ, हाँ अभी r को इधर नहीं भेजना है, तो u का मान आ गया। अब u बराबर k है, तो मैं यहाँ k का मान रख दूँ, तो ये हो जाएगा 2Ze² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये r इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2Ze² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। तो इस तरह से एक सूत्र आया निकटतम पहुंच की दूरी का। इस पे एक आंकिक प्रश्न भी बुक में दिया हुआ है। तो ये जो है आपके क्या आई, निकटतम पहुंच की दूरी, इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है। अच्छा, रदरफोर्ड के इस टॉपिक से न्यूनतम पहुंच की दूरी जो है उसका डेरिवेशन आ गया। अब आपको न्यूनतम पहुंच की दूरी में k गतिज ऊर्जा दी हुई रहे और z दिया हुआ रहे तो आप सारा मामला कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें आपको चाहिए, आपको z दिया हुआ रहे और आपको k गतिज ऊर्जा दी हुई रहे। k गतिज ऊर्जा है, ये ध्यान मत रखना, नहीं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k रखो, k से k काटा, कहानी खत्म। काटने में वैसे आप उस्ताद हो, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे k क्या है, गतिज ऊर्जा, और ये परमाणु क्रमांक, जो भी परमाणु दिया हुआ है उसका क्रमांक यहाँ पे अपने को रखना है। मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों आपको रदरफोर्ड की ये बातें समझ में आई। अब अगला टॉपिक जो है रदरफोर्ड की कमियां हैं, कि रदरफोर्ड ने ये जो बताया
इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर, अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर त्वरित होते हैं। किसने कहा? रदरफोर्ड ने, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्वरित होते हैं। तो बाकी वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसकी इस बात को पकड़कर टांग खींच दी उसकी। किसकी? रदरफोर्ड की। आपको पता है वैज्ञानिकों में टांग खींचने वाली तो आदत होती ही है। तो उनको लगा कि उसने कहा त्वरित होता है, तो वैज्ञानिकों ने उसका गलत इंटेंशन निकाल के उस चीज़ को क्या किया, गलत साबित कर दिया रदरफोर्ड को। तो इसके बाद रदरफोर्ड की दो कमियां भी अपन मुख्यतः पढ़ते हैं। तो यहाँ तक एक बार बच्चों आप ध्यान से देखिए। तो इसके बाद रदरफोर्ड की कमियां पढ़ के इस टॉपिक को अपन समाप्त करते हैं। तो जितना मैंने बताया निकटतम पहुंच की दूरी, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए एक बार। अगला टॉपिक आएगा अपना रदरफोर्ड की कमियां। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद अगला जो पॉइंट है, सुनिएगा ध्यान से, रदरफोर्ड की कमियां। रदरफोर्ड की क्या है? कमियां। तो रदरफोर्ड की कमियां के बारे में पढ़ते हैं। कमियां। रदरफोर्ड की पहली कमी कि रदरफोर्ड के इस प्रयोग में, इस कॉन्सेप्ट में, इस सिद्धांत में इन्होंने इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर त्वरित बताया। तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि यदि कोई चीज त्वरित होती है, त्वरित इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्सर्जित करेंगे। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्सर्जित करेंगे तो क्या होगा? ऊर्जा में कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। तो त्वरित इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्सर्जित करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ठीक है। तो त्वरित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्सर्जित सभी तापों पर, तो सभी तापों पर त्वरित इलेक्ट्रॉन जो है सभी तापों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उत्सर्जित करेगा, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होगी। इससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप आता नाभिक के समीप आता हुआ अपनी त्रिज्या में कमी करेगा।
और अंत में इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार गति करता हुआ सर्पिलाकार गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन अंत में नाभिक में गिर जाएगा। अतः परमाणु अस्थायी होना चाहिए। लेकिन वास्तव में परमाणु तो स्थायी होता है। मेरी बात समझिए, रदरफोर्ड की कमियों में पहला क्या है कि रदरफोर्ड और इसके जो शिष्य थे उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो उन्होंने नाभिक के बारे में बताया। इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो अगर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो दूसरे वैज्ञानिक का अच्छा टांग खींचने की आदत बाकी वैज्ञानिकों, उन्होंने कहा अच्छा त्वरित होते हैं, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार कक्षा में त्वरित होने के लिए अभिकेंद्रित त्वरण चाहिए, मतलब त्वरण चाहिए तो कण क्या होगा, त्वरित होगा। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह त्वरित होता है क्योंकि उसमें त्वरण तो हो गई। तो तब तक ये खोज हो चुकी थी कि कोई भी कण जब त्वरित होता है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है। तो वैज्ञानिकों ने पकड़ा अच्छा त्वरित होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकलनी चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्सर्जित करेगा सभी तापों पर। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्सर्जित होगी उसकी ऊर्जा में कमी होगी, ऊर्जा में कमी होगी तो नाभिक के समीप आएगा, उसकी त्रिज्या में कमी होगी, और त्रिज्या में कमी होगी तो सर्पिलाकार गति करते 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 अंत में उसकी ऊर्जा 0 हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। तो कुछ इस तरह, मैं थोड़ा इधर साइड में कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो कुछ इस तरह गति करेगा। गति में बनाता हूँ, मान के चलो थोड़ा दूर बनाता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या कहा, ऐसे गति कर रहा है, ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है सभी संभव, और अंत में क्या हो जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। इस तरह से कौन गिर जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर गया तो परमाणु कैसा हो गया, अस्थायी हो गया। क्लियर। तो इस तरह से पहला इसका पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर बात करें, यदि इलेक्ट्रॉन त्वरित होता हुआ सभी आवृत्तियों की सभी संभव आवृत्तियों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्सर्जित करता है तो परमाणु का स्पेक्ट्रम जो है भाई सभी संभव, इसने क्या देखो कंटिन्यू है, तो सभी संभव, देखो यहाँ आया फोटोन निकाला, यहाँ आया फिर फोटोन निकाला, वो तो कंटिन्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाल रहा है, धीरे धीरे ऊर्जा निकालता जा रहा है, यहाँ आया फिर फोटोन निकाला। तो सभी संभव, तो क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन त्वरित होता हुआ सभी संभव आवृत्तियों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्सर्जित करता है तो परमाणु स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। लेकिन बाद में पता चल, लेकिन वास्तव में वैज्ञानिक ऐसा का होना चाहिए, लेकिन वास्तव में स्पेक्ट्रम तो कैसा होता है, रेखिल होता है। कैसा होता है, रेखिल होता है, रेखिल स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम रेखिल होता है। तो ध्यान से देखिए, शब्दों को पकड़िए, ज़्यादा याद करने की कोशिश ना कीजिए। कि इन्होंने कहा कि भाई वृत्ताकार पथ पे गति करता है,
तो मतलब वृत्ताकार के लिए त्वरण चाहिए, तो त्वरित इलेक्ट्रॉन है, त्वरित इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्सर्जित करेगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्सर्जित करे तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी, इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा में कमी आएगी तो नाभिक के समीप आता जाएगा, समीप आता जाएगा तो त्रिज्या में कमी होगी, त्रिज्या में कमी होगी, और त्रिज्या में कमी होगी तो सर्पिलाकार गति करते हुए कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। खत्म बात। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? तो नाभिक में गिर जाएगा। इसके बाद आता है कि यदि ये इस तरह से चित्र बना देना, आपने बनाया है, ये केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉन त्वरित होता हुआ सभी संभव आवृत्तियों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्सर्जित करता है, सभी संभव आवृत्तियों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्सर्जित करता है, तो आपको स्पेक्ट्रम जो मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए? सतत मिलना चाहिए भाई। इसी एक टॉपिक पे उसकी टांग खींच ली गई, क्योंकि उस टाइम नया नया था कि कोई भी आवेश त्वरित होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है। अभी भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों ओर क्या होता है, वृत्ताकार पथ पे ही घूमता है। बोर्ड ने भी तो ये बताया कि वृत्ताकार पथ पे घूमता है, और वृत्ताकार पथ पे घूमता है तो उसके लिए अपन फॉर्मूला भी देते हैं, अभी केंद्रीय बल भी निकालते हैं, सब करते हैं, आगे के सारे कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। तो क्या हुआ, इसने एक बोला तो लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इसकी कमियां यहाँ पे प्रस्तुत की। मुझे ये लगता है कि तो यदि इलेक्ट्रॉन त्वरित होता हुआ सभी संभव आवृत्तियों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्सर्जित करता है तो परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए। इसी से इसको पकड़ा कि भाई ऐसा है तो सतत होना चाहिए, और लेकिन वास्तव में कैसा होता है? रेखीय होता है। सतत और रेखीय दो वर्ड याद करना। स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए उसके कॉन्सेप्ट से, लेकिन वास्तव में तो रेखीय होता है। तो ये रदरफोर्ड भाई साहब की दो कमियां थी। फिर आपको पता है कि तीसरा वैज्ञानिक कौन आएगा? बोर आएगा भाई। तो कौन कौन आया? सबसे पहले रदरफोर्ड के पहले आया थॉमसन ने अपने बारे में थोड़ा सा बताया, उसने परमाणु के बारे में। फिर आया रदरफोर्ड, उसने भी थोड़ा सा बताया। ठीक है, ये सब अपन ने पढ़ा, इसकी कमियां मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आता है बोर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।